बताइए कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात कही गई है आर्टिकल 53 में। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। और आर्टिकल 53 में ये बात कही गई है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग जो वो स्वयं भी कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल हम अगर 51 देखें तो 51 का आपको पता है कि 51 में क्या है कि जो कि भारत की विदेश नीति के बारे में बात की गई है या फिर हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित ये बात है। ठीक है, 55 के यानी कि राष्ट्रपति संबंधित नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर 55 के बारे में बात करें तो 55 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति इसमें इंक्लूड की गई है। और 58 क्या है तो 58 में ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो इसमें बात कही गई है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। सही आंसर क्या है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, यह अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे ए, जो कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये जहाँ पे जो बात है ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये उसके हम कह सकते हैं विवेक पे निर्भर करता है कि वो उनको परामर्श लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ऐसे आपको पता है कि आर्टिकल 143 में ये बात कही गई है कि जो कि सलाह के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे, जो कि इसके संबंधित सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि। बताइए कि नहीं होगा, पात्र नहीं होगा यदि। सही आंसर क्या है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। विधानमंडल के उच्च सदन का मतलब कि विधान परिषद कह सकते हैं, विधान परिषद का वो सदस्य हो तो वो मतदान करने के पात्र नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। मैंने 2 से 3 दिन पहले अपने वेबसाइट पे एक लिंक पोस्ट किया था और मैं आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। जिन लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा तो उनको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर के वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चुनाव मंडल होता है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। तो उसमें हम शामिल होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल होता है उसमें तो सबसे पहले दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और साथ ही साथ दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल, दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के जो कि निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, लोकसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल सही, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य ये भी बिल्कुल सही, और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही होगा। लेकिन राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य ये शामिल नहीं होते। तो 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे 1 2 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे। अगर यहीं पर बात उपराष्ट्रपति की जाती तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों के सभी जो सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उनमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति हो तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए कि यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, क्या सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। देखिए जन्म से नागरिक होना चाहिए कहीं बात नहीं की है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित आर्टिकल 58 में क्या कहा गया कि 58 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति वो बन सकते हैं जो भारत के नागरिक हो।
भारत के नागरिक को ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि जन्म से नागरिक हो, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। चाहे वो किसी भी तरह से अगर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, भारत का एक नागरिक हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल हम कह सकते हैं ये गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये पॉइंट भी गलत है। अब क्यों गलत है मैं आपको वो बता दूं। देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए जो बात कही गई है वो संसद नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संसद नहीं, संसद में दोनों आ जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन राज्यसभा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड पॉइंट ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, केवल 2 सही है। उम्मीद करते हैं ये बात आपने समझ लिया होगा। अगला प्रश्न बनता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, उस विवाद को जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, बताइए कि भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं कहाँ से चुने जाते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, और यही जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक वर्ड है और इसी वर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं कि अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अब उस पर अपनी सहमति दी थी। अध्यादेश से संबंधित यहाँ पे बात कही जा रही है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित जो आर्टिकल है वो क्या है, 121, यानी कि 123 है ना, 121 के तहत वो जारी करता है। तो हम वहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से किया जाता है। आर्टिकल 55 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और ये निर्वाचन किस तरह से होता है, तो गुप्त मतदान के द्वारा होता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। राज्यों की रक्षा करे की अगर बात की जा रही है तो 355 होगा। ठीक है, अगर रक्षा नहीं कर पाता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि 356 कहता है, तो वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रक्षा करे की बात की जा रही है तो वहाँ पे 355 को हम टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी नियुक्ति करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भी वही करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, बताइए कि कब से लेकर के वो अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, तो कब से लेकर, अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बताइए कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को किसकी अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, और लोकसभा का विघटन जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत, 85 के तहत, ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा को कौन जो कि विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वो कभी विघटित नहीं होता है, कोई नहीं करता है। अगला प्रश्न बनता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। देखिए, कोई विधेयक जो संसद में प्रयुक्त होता है, तो प्रस्तुत होता है, तो किस क्रिया के बाद वो एक अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर दे, यानी कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो कह सकते हैं कि वो एक अधिनियम बन जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा, बताइए कि कब वो घोषणा कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कब कर सकता है, बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण के साथ सशस्त्र विद्रोह हो तब, ठीक है,
और ये बात जो कि 352 के अंतर्गत कही गई है कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की उस वक्त जो कि आपात की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, और ये जो घोषणा होती है 1 माह के भीतर जो कि संसद के द्वारा अनुमोदन भी किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात यानी कि अनुमोदन के पश्चात ये 6 माह तक लागू रहता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, कौन बुलाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है वो बुलाता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन हम यहाँ पे एक को टिक करेंगे। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन की बात जो है वो किस आर्टिकल में कही गई है, तो 108 में कही गई है, ये चीज़ भी याद रखिएगा 108। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट वन ये है कि निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह निम्न में से किस पर लागू होती है। ये जो लागू होती है किस पे लागू होती है, राष्ट्रपति पे लागू होती है। ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक किया जा सकता है। अगला प्रश्न बनता है कि अध्यक्षात्मक सरकार या फिर अध्यक्षात्मक शासन का उदय जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। देखिए अध्यक्षात्मक शासन को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, जैसे गैर उत्तरदायी सरकार कह सकते हैं, गैर संसदीय सरकार कहा जाता है, या फिर निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये सबसे पहले यूएसए में जो कि उदय हुआ था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है तैयार कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। सही आंसर होगा आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत ये कौन सा अधिकार है, राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है विधायी अधिकार है, विधायी जो कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल विधायी शक्तियाँ भी कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अधिवेशन बुलाने का अधिकार हो, या फिर सत्रावासन जो की घोषणा की जाती है वो, या फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सभी के सभी विधायी शक्तियाँ हैं या फिर विधायी अधिकार हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो, तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, जैसे कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, या फिर ये हो सकता है कि एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, या फिर ये भी हो सकता है कि एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। इन तीनों परिस्थितियों में जो कि की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि अगर जब संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है। तो जो अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी होता है वो 6 सप्ताह तक, यानी हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं कि मृत्यु दंड भी कर सकते हैं, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में भी कर सकते हैं, और ऐसे मामले में दिए गए दंड जो कि संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी मामलों में जो कि कर सकते हैं क्षमादान। आपको पता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल 22 के अंतर्गत कहा गया। ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। राष्ट्रपति का नहीं है, बताइए।
तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। यानी कि राष्ट्रपति के अधिकार नहीं है कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सके। ठीक है, साधारण बिल को तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन वो वित्तीय बिल को नहीं। यानी हम ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा या फिर घोषणा कह सकते हैं निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देखा था। अब क्या यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। यानी हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस आर्टिकल के तहत, तो 160 के तहत। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, आर्टिकल 160। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है या फिर लगाया जा सकता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। महाभियोग जो लगाया जा सकता है या फिर महाभियोग का जो प्रक्रिया वो स्टार्ट की जा सकती है संसद के किसी भी सदन से, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा। हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, सही आंसर होगा ऑप्शन डी 111 के तहत अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 52 में ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन, ठीक है, पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में जितनी मन चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो वो किस आर्टिकल के तहत, तो 57 के तहत। ठीक है, 57। अगर हम बात करें 59 क्या है, तो 59 क्या है कि अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता, ये बात कही गई है। 58 क्या है, तो 58 के तहत आपको पता है कि राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित जो बात कही गई थी ऑलरेडी हम लोगों ऊपर में देखा था। 55 क्या है, तो 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन के बारे में देखे थे 143। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि वो पूर्व राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे जो दिए गए पूर्व राष्ट्रपति कौन थे जो कि बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा किया और वो कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा किया था। साथ साथ ये उपराष्ट्रपति पद पे रहे और उसके बाद देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तीसरे राष्ट्रपति, और साथ ही साथ मुस्लिम पहले ये यानी कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। तो जस्ट वही बात होगी, कौन आहूत करता है, तो राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत, तो 356। ठीक है, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा की गई है, जैसे कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात की बात कही गई है। वित्तीय आपात तो अभी तक एक बार भी नहीं लगा, लेकिन राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा। ठीक है, अब तक 3 बार लगा। पहला 1962 में चीन के आक्रमण के समय,
1971 जो कि पाकिस्तान के आक्रमण के समय, और तीसरा जो आक्रमण ही था वो था तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, जो कि राष्ट्रीय आपात लागू की गई थी। तो ये 3 चीज़ जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट वन ये कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 20 और 21 के अतिरिक्त। ठीक है, 20 और 21 तो किसी भी हालत में नहीं होते। तो बताइए कि इसके अतिरिक्त कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो 359 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे 359 के तहत। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसकी नियुक्ति नहीं करते? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो बताइए कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति दिए हैं वो कौन है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे डॉक्टर वीवी गिरी, वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे, और साथ ही साथ वो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, वीवी गिरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो कि कार्यवाहक, कह सकते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर के वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, और वो वीवी गिरी ही हैं। तो ध्यान रखिएगा वीवी गिरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय डाक जो घर संशोधन विधेयक था 1986 में। ठीक है, 1986 जो संशोधन अधिनियम था उसमें पहली बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो है उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति है वो क्या है, किस प्रकार की उनकी शक्ति है? तो सही आंसर होगा ये एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, न्यायिक शक्ति है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, किस आधार पे करते हैं? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है अधिकतम लगाया जा सकता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, और अधिकतम जो लगता है वो 3 वर्ष तक के लिए लग सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। पहली बार क्या होता है कि 2 माह के भीतर जो है वो अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक लागू रहता है, और उसके बाद हम अधिकतर इसको बढ़ा करके 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये बात किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू जो है इन्होंने ये बात कही थी, हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में वो भाग लेता है, परंतु जब महाभियोग की बात की जाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उस वक्त इसमें ये भाग नहीं लेता। और वो कौन है? तो राज्यों के विधानसभाएं ये निर्वाचक मंडल में भाग लेती हैं, लेकिन महाभियोग के समय ये भाग नहीं लेती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन ये कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने की जरूरत होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। है कि रमन शिखर किसमें स्थित है? रमन शिखर बताइए कि किसमें स्थित है? रमन शिखर पड़ता है अरब सागर में। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, रमन सागर, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटियाँ सबसे ऊंची है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटियाँ सबसे ऊंची है? क्या होगा राइट आंसर? देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी मानी जाती है, क्योंकि पहली ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दूसरा आपका K2 हो जाता है। क्वेश्चन अगर भारत में पूछा था तो भारत का हम कंचनजंगा को टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है?
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? अरावली। ठीक है, अरावली बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसका अधिकतर हिस्सा लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। और अरावली किस प्रकार की पर्वत है? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला तो है, लेकिन एक प्रकार की अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत है, ये ध्यान रखिएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और, सतपुड़ा जो आप देख रहे हैं, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग धूपगढ़ के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा, ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। और आज का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 500 लाइक्स का। जितना जल्दी आप लाइक करेंगे उतना जल्दी आपको नेक्स्ट 10 टॉपिक प्रोवाइड कराया जाएगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उनकी डिमांड के ऊपर टॉपिक लाया जाए, तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आने वाला है 10 टॉपिक का, उसमें आपके डिमांड की जो भी टॉपिक थी उसको हम लोग शामिल कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने भी सजेस्ट किया था, उसको ज़रूर यहाँ पे शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वन क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सिपकिला दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे होते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ जाते हैं, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये याद रखते हैं। जोजिला कहाँ पे पड़ता है? जोजिला आपका हो गया जम्मू कश्मीर में। नथुला और जलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम में पड़ेगा, याद रखना है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शन डी, अरावली। ठीक है, अरावली यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नामचा बरवा। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी मानी जाती है और ये तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नामचा बरवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया था कि अरावली जो होता है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, अरावली। ठीक है, अरावली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागटिब्बा और महाभारत पर्वत किस में शामिल है? नागटिब्बा और महाभारत पर्वत किस में शामिल है? तो ये निम्न हिमालय के अंतर्गत आता है, सी को टिक करेंगे, निम्न हिमालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी। ऑप्शन बी, कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन योमा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराकन योमा कहाँ पड़ता है, अक्सर पूछा जाता है। अराकन योमा का संबंध म्यांमार से, म्यांमार में पड़ता है। ऑप्शन बी, हिमालय का ही एक भाग है जो कि म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी, ये भी प्रश्न आपने अक्सर पेपर में देखा होगा, अक्सर देखा जाता है। तो कुल्लू घाटी का संबंध धौलाधर के साथ साथ पीर पंजाल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है केवल एक राज्य में फैली हुई है? राइट आंसर सी होगा, अजंता। ठीक है, अजंता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है सिक्किम में। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है या फिर क्या कहलाता है? मैंने आपको ऊपर बताया था अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एग्जाम्स में। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो गुरु शिखर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धूपगढ़ किसका है? धूपगढ़ किसका होता है? तो ये होता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहलाती है। अच्छा, आप कमेंट करके ये बताइए कि पारसनाथ किसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये आपको बताना है। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, अनाईमुदी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पारसनाथ के बारे में आप नीचे कमेंट करके बताएंगे।
निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं और पश्चिमी घाट एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, ये याद रखिएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ पे होता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी पर। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सा है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सा है? कार्डमम की पहाड़, जिसको हिंदी में हम लोग इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन ई, गुजरात बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा? नथुरा और जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। मना और नीति दर्रा का संबंध हो जाता है उत्तराखंड से, याद रखेंगे। और सिपकिला की बात करें तो सिपकिला भी जस्ट हम लोगों ने बात किया था, कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और यंग्याप का संबंध हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, जबकि बुर्जिल और जोजिला का संबंध जम्मू कश्मीर में होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा ये उत्तराखंड में पड़ता है, बिल्कुल सही। नथुला का संबंध सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं होगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। पालगढ़ दर्रा केरल को तमिलनाडु के साथ, ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है, सिक्किम होगा। टैपुंग दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टैपुंग दर्रा का संबंध भारत को ये म्यांमार के साथ जोड़ता है। डी विल बी अ राइट आंसर। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से, ठीक है, खैबर दर्रा। ऑप्शन ए, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ये याद रखिएगा। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।